हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है सीयूईटी के एक और प्रैक्टिस सेट में। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन हु इज नॉट अपॉइंटेड बाय द इंडिया, इनमें से कौन भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट। तो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है, इलेक्शन होता है। वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है, इलेक्शन होता है। बाकी सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, जितने भी आपके आर्म फोर्स के जो हेड होते हैं वो। इसके अलावा जो यहाँ पर लिखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट, कानूनी सलाहकार कहा जाता है अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, अगर यही राज्य सरकार के स्तर पर आए तो राज्य सरकार में इसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। ये क्या करते हैं, कानूनी सलाह देते हैं। ठीक है, बताते हैं कि भाई किसी कानूनी मुद्दे पर सरकार को क्या करना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल क्या है, लो लीगल एडवाइजर है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कौन, आपके डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ अभी 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। एच जे कानिया भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अभी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है 1+33। 26 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट बनके तैयार हुआ था और 28 जनवरी 1950 को 10:45 पर इसमें पहला केस सुना गया था। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 में लिखा है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनका गार्जियन कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपने याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडिया, सॉरी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो हेड होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और उनका ना कोई चुनाव नहीं होता है। इसी वजह से कहा गया है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, किसको कहा जाता है, वाइस प्रेसिडेंट। अगली चीज, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं, प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं सीजीआई। ठीक है, और प्रेसिडेंट रिजाइन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रिजाइन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को शपथ भी प्रेसिडेंट दिलाते हैं और ये रिजाइन भी देते हैं किसको, ये रिजाइन भी देते हैं आपके प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट की सैलरी की बात करें 5 लाख महीना, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 4 लाख महीना, गवर्नर की सैलरी 3.5 लाख रुपए महीना। इसके अलावा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सैलरी 2,80,000। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की सैलरी 2.5 लाख। और अटॉर्नी जनरल की जो सैलरी है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन सामान्यतः क्या किया जाता है, इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर यानी कि 2.5 लाख रुपए सैलरी दे दी जाती है अटॉर्नी जनरल। अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें तो उनकी भी सैलरी 2.5 लाख रुपए पर महीना पर मंथ होती है। और जो हाई कोर्ट के अन्य जज होते हैं उनकी सैलरी होती है 2,25,000। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब इंडिया ऑल्सो एज अ भारत। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 1 है, जहां से अपने कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है, उसका आर्टिकल फर्स्ट ही कहता है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, यानी कि भारत का दूसरा, इंडिया का दूसरा नाम क्या है, भारत है। ठीक है, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, जो क्या है, एक राज्यों का संघ है। और कैसा संघ है, अविभाजित। अविभाजित का मतलब कल को कोई भी राज्य ये नहीं बोल सकता कि मुझे क्या होना है, भारत से अलग होना है। ठीक है, कल को कोई भी राज्य ये नहीं बोल सकता कि कल को भारत से क्या होना है, अलग होना है। तो भारत क्या है, एक अविभाजित राज्यों का संघ है, जिसमें 3 तरह की चीजें आ जाती है। एक तो स्टेट, जहां पर चुनाव होता है। ठीक है, चुनी हुई सरकार का हेड होता है सीएम। सेंटर की तरफ से एक निरीक्षक अधिकारी होता है जिसे गवर्नर कहते हैं। दूसरा यूटी, जहां पर या तो चंडीगढ़ की तरह कमिश्नर शासन होता है, या फिर आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। दिल्ली पुडुचेरी जम्मू कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख इसकी तरह। लेकिन 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है भारत में जहां पर यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी चुनाव होता है। वो कौन कौन सी है, आपकी दिल्ली, पुडुचेरी और आपकी कश्मीर। तो ये कहता है कि भाई एक तो स्टेट, एक यूटी, एक इसके अलावा जो भी क्षेत्र भारत में मिला लिया जाएगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, भारतीय संघ का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्षेत्र, फॉर एग्जाम्पल के लिए कल को हमने श्रीलंका के कुछ क्षेत्र को भारत में मिला लिया, तो वो भी किसका हिस्सा हो जाएगा, वो भारतीय संघ का हिस्सा हो जाएगा, न कि वो किसी राज्य का हिस्सा हो। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने, अगर हम आर्टिकल सेकंड की बात करें तो आर्टिकल सेकंड ये कहता है कि भाई, आर्टिकल सेकंड कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट का मतलब है कि हमने बाहर से कोई राज्य को भारत के अंदर इनकलकेट कर लिया, वॉर में हमने कुछ क्षेत्र जीत लिया, जिसकी वजह से हम एक नया स्टेट बना रहे हैं। आर्टिकल 3 कहता है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि हमने अपने देश के बाउंड्री में ही कोई परिवर्तन कर दिया। और जैसे कि भाई किसी राज्य की बाउंड्री बदल दी, उसका नेम बदल दिया, इस तरह की चीजें जो है वो आपके आर्टिकल 3 में है। जैसे तेलंगाना को नया राज्य बनाया तो 3 के तहत। 4 क्या कहता है कि जो आपका 2 और 3 में जो ये चेंज आए ना, एक तो इन चेंज को करने का अधिकार एक तो पार्लियामेंट को है। ठीक है, इनको करने का अधिकार किसको है, पार्लियामेंट को। ठीक है, और अगर ये 2 और 3 में कोई भी चेंज होता है तो ये हमारे संविधान की शेड्यूल अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन करेंगे। इतना डीप आपसे नहीं आएगा, बस आपको याद रखो। ठीक है, कि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि भारत क्या है, एक अविभाजित राज्यों का संघ है। ठीक है, और इसका फैसला, यानी कि कोई भी नया राज्य बनाना, नए राज्य का नाम बदलना, नए राज्य की बाउंड्री बदलना, ठीक है, ये होता है किसका काम, आपका केंद्र सरकार का, यानी कि पार्लियामेंट इसको कर सकती है। ठीक है, संसद के अधीन होता है ये निर्णय। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इश्यूड बाय अ हाई कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। तो बेसिकली क्या है, रिट क्या होती है, हमारे फंडामेंटल राइट का, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 32 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, गार्जियन है। किसका गार्जियन है, फंडामेंटल राइट का। जो आपके मूल अधिकार है, मूल अधिकारों को बचाता है, कौन बचाता है, सुप्रीम कोर्ट बचाता है। ठीक है, तो अब इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है, रिट जारी करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, जिसमें आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की रिट है, बेसिकली ये 5 तरह की रिट होती है। ठीक है, एक हिबियस कॉर्पस,
पहले वाली जो लिखी है फर्स्ट ऑप्शन में, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, ठीक है, जिसमें ये होता है कि भाई 24 घंटे के अंदर जिसको गिरफ्तार किया है उसको कोर्ट के सामने पेश करना होता है, ठीक है। दूसरी होती है क्यू वारंटो, जिसे अधिकार परीक्षा बोलते हैं। इसमें ये देखा जाता है बाय व्हाट अथॉरिटी, कि कोई भी काम आपने किया, ठीक है, तो वो अपने ज्यूरिडिक्शंस के बाहर जाके तो नहीं किया। और तीसरा ये जो यहाँ पर है प्रोविशन, प्रोविशन होता है जब एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोविशन कर देता है और किसी मामले में फर्दर कोई भी प्रोसीडिंग करने से रोकता है, वो प्रोविजन आता है। तो तीन थे आपके, एक तो आपने याद रखना है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट की रिट ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि हाई कोर्ट किसी भी मैटर पर रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पर ही, फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन होने पर ही रिट जारी करता है। ये डिफरेंस हो। चलो नेक्स्ट है आपका एक न्यूज़पेपर, द लॉयल मोहम्मद्स ऑफ इंडिया वाज अ न्यूज़पेपर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये था भाई आपका किसके द्वारा, सैयद अहमद खान के द्वारा, जो आपका चौथा ऑप्शन है, ठीक है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें बाकी बात करें तो एक लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मुस्लिम लीग के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना थे, जबकि ऐसा नहीं था। मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। कहाँ, किस जगह पर, ढाका में बनी थी। ढाका कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है ढाका, ठीक है। तो मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी ढाका में, ठीक है। और सलीमुल्लाह खान, ठीक है, सलीमुल्लाह खान और आगा खान, ठीक है, सलीमुल्लाह खान और आगा खान इसके ये फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है, किसके, मुस्लिम लीग के। तो मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर नहीं है मुस्लिम लीग के, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में एक आंसर आया शौकत अली, ठीक है। तो शौकत अली को आपने याद रखना है कि मोहम्मद अली और शौकत अली ये दो आपके लीडर थे किसके, खिलाफत आंदोलन के, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ना, खलीफा की पोस्ट को खत्म कर दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। तो उस आंदोलन के लीडर थे आपके मोहम्मद अली और शौकत। नेक्स्ट है हु अमंग ऑफ द इंडिया following was a founder of सोसाइटी कोल्ड अभिनव भारत, ठीक है। अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? तो अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर थे विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। अभिनव भारत सोसाइटी के क्या थे, फाउंडर थे। और इन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, ठीक है। 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहा था, उस पे इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ठीक है। अगर हम बात करें लाला लाजपत राय, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई किस आंदोलन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को एक लाठी लगी थी, ठीक है। तो ये लगी थी आपका साइमन कमीशन के विरोध में। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी, जिसको इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगी। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक से क्या याद रखना है, एक तो कि गणेश उत्सव की शुरुआत किसने कराई, ठीक है, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत किसने कराई, तिलक ने करवाई। होम रूल मूवमेंट, होम रूल जो मूवमेंट चली थी, ठीक है, वो भी किसने शुरू करी थी, आपकी तिलक ने करी थी। और जो ये है आपका लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये तीन क्या थे, ये तीन आपके लीडर थे, किससे जुड़े हुए, गरम दल से, ठीक है, गरम दल से जुड़े हुए तीन आपके ये क्या थे, लीडर थे। नेक्स्ट है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है कि आ स्टेट इज नोन बाय राइट इट्स मेंटेन, कि एक अधिकार इससे जाना जाता है, एक राज्य
एक देश इससे जाना जाता है कि वो अपने लोगों को कितने अधिकार देता है। ठीक है, तो ये जो कोटेशन है वो किसकी है, लास्की की है। ठीक है, किसकी है ये, लास्की की है, कि भाई एक राज्य जो है, ठीक है, वो अपने लोगों को कितने अधिकार देता है उससे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? तो जो फोर्ट्रान थी वो क्या थी, आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज फोर्ट्रान। नेक्स्ट है आपका, बैरोमीटर वॉज, बैरोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय, बैरोमीटर को किसने इन्वेंट किया था? ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है आपका, ठीक है, उन्होंने इन्वेंट किया था आपका, लेकिन आपको ये नहीं याद रखना है, आपको इंस्ट्रूमेंट का ना काम याद रखना है बस। जैसे लैक्टोमीटर है, वो क्या बताता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क बताता है। ठीक है, इस तरीके से आपने 8 से 10 इंस्ट्रूमेंट देख लेने हैं। ठीक है, जैसे सिस्मोग्राफ किसको बताता है, अर्थक्वेक को बताता है। ठीक है, ऐसे ही जो बैरोमीटर है, ठीक है, वो क्या बताता है, आपके एयर प्रेशर को बताता है बैरोमीटर। थर्मोमीटर किसको बताता है, थर्मोमीटर आपके टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट को याद करना है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर किसको बताता है, हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट ह्यूमिडिटी को बताता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? ठीक है, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन भाई स्किन है, पूरे शरीर में फैली हुई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बाकी ऑप्शन की बात करें, तो बाकी ऑप्शन कह रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक तो याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, ठीक है, आपका जो एक्स्ट्रा का जो खाना होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, जो हमारी बड़ी आंत है, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, किसका, सोल्ट का, सोल्ट का और वाटर का सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर एनएस के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है डाइजेशन ऑफ, सॉरी, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि ऐसी वो जिसमें सब चीज का डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन, फैट, सब चीज का डाइजेशन हो जाता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। और इसकी क्या है, दो पड़ोसी है, स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पड़ोसी है, एक लीवर और एक पैनक्रियाज। ठीक है, लीवर और पैनक्रियाज। ठीक है, लीवर क्या करता है, लीवर निकालता है बाइल जूस। ठीक है, लीवर रिलीज करता है बाइल जूस। ठीक है, जो स्टोर होता है कहां पर, गोल ब्लैडर में। ठीक है, लीवर रिलीज करता है बाइल जूस, जो आपका स्टोर होता है गोल ब्लैडर में, और ये क्या करता है, ये फैट के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि लीवर क्या रिलीज करता है, लीवर रिलीज करता है आपका बाइल जूस, जो स्टोर होता है गोल ब्लैडर में, और किसका डाइजेशन करता है, वो आपका फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पेनक्रिया की बात करें, तो पेनक्रिया निकालता है पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पेनक्रियाज क्या निकालता है, आपका पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है, तो डिलोक्स रेजिया रैनफिंग, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम किसका है, तो गुलमोहर का है, तो साइंटिफिक नेम से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, अशोक का इंस्क्रिप्शंस वर इनग्रेव्ड इन विच स्क्रिप्ट। देखो कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में रहते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर पाली लगा देते हैं। देखो, पाली और प्राकृतिक भाषा है, ठीक है, पाली और प्राकृतिक भाषा है, लेकिन क्वेश्चन में स्क्रिप्ट पूछा है। जैसे हिंदी भाषा हो गई, और हिंदी की लिपि क्या हो गई आपकी, देवनागरी, जो ये चौथा ऑप्शन है। ठीक है, देवनागरी। ठीक है,
ये क्या है, हिंदी भाषा की लिपि हो गई। ठीक है, तो भाई भाषा हिंदी है, लिपि कौन सी है, देवनागरी है। ऐसे अगर हम बात करें अशोका के इंस्क्रिप्शन की, तो अगर भाषा पूछे तो पाली और प्राकृत कहना है, लेकिन यहां पर लिपि पूछा है। ठीक है, तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस की जो लिपि है वो है ब्राह्मी। ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन की लिपि कौन सी है, ब्राह्मी है। ठीक है, अगला कह रहा है बिजिएस्ट ओशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड। ट्रेड की दृष्टि से सबसे बिजिएस्ट ओशन कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन क्या है आपका, ट्रेड की दृष्टि से सबसे बिजिएस्ट ओशन, सॉरी, अटलांटिक ओशन क्या है ट्रेड की दृष्टि से। ठीक है, सबसे बिजिएस्ट ओशन है अटलांटिक ओशन, ट्रेड की दृष्टि से सबसे बिजिएस्ट ओशन है। और इसमें याद रखना है, इस ओशन की शेप कैसी है, एस शेप। अगर पूछे कि कौन से ओशन की शेप एस शेप है, तो अटलांटिक ओशन। ठीक है, और ये सबसे बिजिएस्ट क्यों है, क्योंकि देखो भाई इधर नॉर्थ अमेरिका पड़ता है। ठीक है, इधर यूरोप पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, यूरोप पड़ता है, तो जहां से बहुत ज्यादा आपका क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्लेव ट्रेड होता था पहले, ठीक है, यहाँ से स्लेव खरीदे, ठीक है, इनको नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के बागानों में लगाया और वापस लेके चले गए प्रोडक्ट को, कहां पर, यूरोप में। तो एक स्लेव जो ट्रायंगल बना हुआ था वो भी इन्हीं के बीच में था। ठीक है, तो बिजिएस्ट ओशन कौन सा है, तो बिजिएस्ट ओशन आपका है अटलांटिक ओशन, जिसकी शेप है एस शेप। ठीक है, अच्छा किस ओशन को रिंग्स ऑफ किस ओशन को रिंग्स ऑफ फायर भी कहते हैं। ठीक है, रिंग ऑफ फायर का मतलब है कि जहां पर वोल्केनो बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं आपके पैसिफिक ओशन को। पैसिफिक ओशन को क्या कहते हैं, रिंग्स ऑफ फायर भी कहते हैं पैसिफिक ओशन को। और दुनिया का जो सबसे गहरी जगह है, मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, दुनिया की जो सबसे गहरी जगह है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, वो भी किसमें है, आपकी पैसिफिक ओशन में ही है, जो करीब 11 किलोमीटर गहरी है। ठीक है, क्या है वो आपकी 11 किलोमीटर गहरी है। नेक्स्ट कह रहा है वो आपका 13th क्वेश्चन कि अनाईमुडी जो पीक है, ठीक है, वो आपकी कौन सी हिल पर है। तो साउथ की जो आपकी वेस्टर्न घाट है वहां की पीक है आपकी अनाईमुडी। ठीक है, और ये आपकी पालनी हिल्स की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरमन होलरेथ हैड परफेक्टेड हिज टेबुलेटिंग सिस्टम एंड डेवलप्ड अ मशीन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि हरमन होलरेथ ने कौन सा कौन सी मशीन बनाई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, टैबुलेशन इंजन। ठीक है, टैबुलेशन इंजन बनाया था इन्होंने। ठीक है, टैबुलेशन इंजन। नेक्स्ट है डीबीएमएस यूज फॉर बिल्डिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टैंड फॉर। ठीक है, तो डीबीएमएस आपका किस काम के लिए यूज होता है, तो डीबीएमएस यूज होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये बेसिकली इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, और ये आपका यूज होता है, ठीक है, डेटा को अच्छे तरीके से स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उससे कोई कंक्लूजन निकालने के लिए। तो जिनके पास कंप्यूटर होगी उनको पता होगा डीबीएमएस कैसे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रस्टिंग ऑफ मेटल आयरन इन एयर नीड बोथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि रस्टिंग के लिए क्या चाहिए, जंग कब लगेगा। ठीक है, तो जंग तब लगता है जब ऑक्सीजन हो और मॉइस्चर हो। ठीक है, ऑक्सीजन हो और मॉइस्चर हो। ठीक है, यानी कि नमी जरूरी होती है जंग लगने के लिए।
ठीक है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पे तो पेंटिंग करनी पड़ती है, उस पे ग्रीस करना पड़ता है। ठीक है। चलिए, अब जो लौह स्तंभ है, ठीक है, लौह स्तंभ को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। लौह स्तंभ जो आपका दिल्ली के महरौली में है, जिसमें कभी जंग नहीं लगता, ठीक है, वो आपका किस राजा ने बनवाया था? ठीक है। चलो, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन किस दो गैसों की वजह से, ठीक है, दो मतलब कि एसिड रेन के लिए कौन सी दो गैस रेस्पॉन्सिबल होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और NO2, ठीक है, ये दोनों गैस आपकी इंक्लूड होती है किसमें, एसिड रेन में। पहला ऑप्शन किस वजह से नहीं है, ऑक्सीजन की वजह से नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी किसकी वजह से नहीं है, ऑक्सीजन की वजह से नहीं है। ठीक है, तो SO2 NO2, ठीक है, अगर कोई भी रेन, अगर उसकी pH 5.6 से कम हो, ठीक है, अगर कोई भी रेन उसकी 5 pH 5.6 से कम हो, तो हम उसको किस कैटेगरी में डालते हैं, एसिड रेन की कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल, ठीक है, पेंसिल में क्या यूज होता है, ठीक है, तो पेंसिल में बेसिकली ग्रेफाइट यूज होता है। पेंसिल में क्या यूज होता है, ग्रेफाइट यूज होता है। और ग्रेफाइट आपकी, ठीक है, कंडक्टर होती है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, ग्रेफाइट ओनली एकमात्र आपकी नॉन मेटल है जो कंडक्टर है, किसकी कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, ग्रेफाइट कंडक्टर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि ये बुक किसने लिखी थी, रोमांसिंग विद लाइफ, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, ये देव आनंद ने लिखी थी। ठीक है, देव आनंद ने लिखी थी आपकी रोमांसिंग विद लाइफ। इसके अलावा अगर हम बात करें शशि थरूर की, तो शशि थरूर की एक फेमस बुक है, ठीक है, वाई आई एम अ हिंदू, ठीक है, वाई आई एम अ हिंदू के राइटर कौन है, शशि थरूर है। ठीक है, इसके अलावा जो कपिल देव है, ठीक है, ये 1983 की जो भारत की वर्ल्ड कप विजेता टीम थी, ठीक है, उसके कैप्टन थे। ठीक है, और इनको हरिकेन या ना इसी तरह का कुछ नाम दिया जाता है। ठीक है, चंडीगढ़ हरिकेन इस तरह का कुछ इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, ये फास्ट ऑलराउंडर थे, फास्ट बॉलर थे, और टीम के कैप्टन रहे हैं 1983 की टीम के। ठीक है, चलिए, हरियाणा हरिकेन शायद ऐसा कुछ इनको नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, साउथ राजस्थान की एक ट्राइब है, ठीक है, जो अपना जो गुजारा करती है वो सिर्फ किसके थ्रू, सॉन्ग और डांस के थ्रू ही करती है। तो जो गैरेसिया जो है वो आपकी क्या है, इस तरह की ट्राइब है। ठीक है, गैरेसिया क्या है, इस तरह की ट्राइब। देखो, अगर बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड पूछ रहा है, ठीक है, तो सुंदरबन लिखे या गंगा लिखे, ठीक है, वो आपका सही ऑप्शन होगा। डेल्टा क्या होता है, ठीक है, नदी अपने डिपॉजिट को इकट्ठा करके एक ट्रायंगुलर शेप का, लगभग ट्रायंगुलर शेप का एक मैदान बना देती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, चलो, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो किसने पीरियोडिक लॉ दिए थे, तो भाई डेमेट्रे मेंडलीव ने। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, डेमेट्रे मेंडलीव ने क्या दिए थे, पीरियोडिक लॉ दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, हमें ना इनको मैच करना है। ठीक है, कौन सा किस खेल से जुड़ा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो जो रणजी ट्रॉफी है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी आपके रणजीत सिंह के नाम पर, ठीक है, क्रिकेट की आपकी है, और रणजीत सिंह क्या थे, भारतीय के क्रिकेट के पहले खिलाड़ी माना जाता है रणजीत सिंह को। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी क्या है, रणजी ट्रॉफी जुड़ी हुई थी आपकी क्रिकेट से। ठीक है,
संतोष ट्रॉफी आपकी जुड़ी हुई है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है? फुटबॉल से। ठीक है। आगा खान कप किससे जुड़ा हुआ है? हॉकी से। ठीक है। तो रणजी हो गई क्रिकेट से, संतोष हो गई फुटबॉल से, आगा खान हो गया हॉकी से। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर, जिनका बर्थडे आता है 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को भारत में मनाया जाता है खेल दिवस। ठीक है। 29 अगस्त को भारत में मनाया जाता है खेल दिवस। ठीक है। चलो, तो ये थे अपने क्वेश्चंस। ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 CUT। आपको हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।